तो आज सबसे पहले हम लोग ये जाने, दो चीज़ों की जानने की ज़रूरत है। ये सबको पता होगा कि कोई भी चीज़ हम लोग, चाहे कागज़ हो चाहे कुछ हो, उसको हम सबसे आसानी से कहाँ कितनी दूरी पढ़ पाते हैं? 25 सेंटीमीटर। इसको कहते हैं निकट दूरी, है ना। कि 25, अगर 25 से ऊपर ले आते हैं तो भी नहीं दिखता। क्यों? क्यों? जब मान लीजिए ये है और हम यहाँ से किरण ने बनाया, तो इसका क्या होगा नॉर्मल कंडीशन में? जब 25 सेंटीमीटर पर है, ठीक है, आँख, ठीक है। अगर मान लीजिए हम इसको कम दूरी पे ले आते हैं, मान लीजिए इसको यहाँ पे लिया है, अब क्या होगा? पीछे बनेगा। तो इसका मतलब रेटिना पे जो यहाँ पिक्चर दिख रही है बिंदु की, ये इस तरह दिखेगी बड़ी। इसका मतलब हम जब बहुत पास अपने आंखों को लाते हैं, दिख तो रहे होते हैं कुछ अक्षर, लेकिन आपस में गड़बड़ हो जाते हैं और उनका साइज पीछे बन रहा है, तो हम देख नहीं सकते उनको सही तरीके से। तो इस दूरी को हम डी को कहते हैं न्यूनतम दूरी, जिस पर कि हम चीज़ को दे सकते हैं। और एक होती है अधिकतम दूरी। किसी भी वस्तु को कितनी अधिकतम दूरी पे देख सकते हैं? हाँ, चांद भी देखते हो, तारे भी देखते हो, है ना। इसका मतलब जो दूर की, चांद तारे हर कुछ दिखता है ना, इसका मतलब हमारी जो दूर की निकट जो आउट डिस्टेंस है, जो रिमोटेस्ट डिस्टेंस है, जिस तक हम देख सकते हैं, वो अनंत है। भले उसको हम सारी डिटेल्स नहीं देख सकते उसकी, लेकिन अनंत दूरी तक हमको दिख सकता है। इसका मतलब दूरस्थ दूरी कितनी हुई? ये तो हुई हमारी निकट दूरी। अच्छा, इसमें हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि बहुत दूर। ऐसा आनंद नहीं, क्योंकि आनंद तो कुछ होता ही नहीं है। इसे इसको जब हम आनंद दिखना चाहते हैं, इसका मतलब होता है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो बहुत दूर है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए इसी आंख के अंदर बहुत दूर से किरण आ रही होती, नहीं, अगर सही है मान लो, तो कहाँ से जाएगी? तो भी वो यहाँ पर ही बनेगी, रेटिना पे। रेटिना पे बनेगी ना, अगर दूर से भी आ रही है, अदरवाइज तो दूर की चीज दिखेगी नहीं हमको। अगर पैरेलल आ रही तो फोकस पे, इसका मतलब ये लग रहा है कि ये फोकस बिंदु भी हो सकता है ना। इसका मतलब ये अपने को इस चीज से लग रहा है, क्योंकि हम दूर की चीज भी देख पा रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है कि ये फोकस बिंदु हो हमारा। इसी बात का हम फायदा उठाते हैं किसी भी यंत्र को बनाने में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ा आंख को नहीं रहे हैं, लेकिन मैं केवल दो चीज जानना चाहते थे। पहला तो ये कि निकट दूरी किसे कहते हैं, और दूसरा दूरस्थ दूरी किसे कहते हैं। इसमें एक और खासियत यह है कि निकट दूरी के पास जितना भी हम पास पास लाएंगे, निकट दूरी पे हम देखना चाहेंगे, तो हमारे आंखों में जोर पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो अब हमको कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जिसपे कि हम जोर कम पड़े। चश्मा है, बिल्कुल, हाँ वही बिल्कुल चश्मा ही है, चश्मा है, चश्मा है। या हम अगर अगर माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, तो उसको माइक्रोस्कोप हमें देखना ही पड़ता है ज़रूरत। अगर हम उसको 5 सेंटीमीटर पे ही देखेंगे, 25 सेंटीमीटर पे, तो थोड़ा थोड़ा ठीक तो दिखेगा, आँख में दर्द नहीं होगा। लेकिन जब भी जोर आएगा, हमें जोर किस में नहीं आता? अगर हम तारा देखते हैं जोर आता है क्या? तो अगर हमारा प्रतिबिंब
अनंत पे बने तो हमारे लिए सबसे अच्छा है। हमारे लिए सबसे अच्छी कंडीशन कौन सी है? जबकि प्रतिबिंब अनंत पे बने, क्योंकि हमको अब देखते हैं, चांद देखते हैं, तारा देखते हैं, बड़े आराम से देखते हैं खड़े होकर। लेकिन जब पढ़ने बैठते हैं और थोड़ी सी भी आंख में अगर कोई दिक्कत है या कम, मतलब कोई भी नंबर है उसका, तो हमें बहुत दिक्कत आती है पढ़ने में। इसलिए हमारा उद्देश्य ये रहता है कि कहीं भी कभी भी, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा उद्देश्य ये रहता है कि कोई भी इमेज जो ह्यूमन, मतलब आदमियों को देखने के लिए, इंसान को देखने के लिए हो, वो अनंत पे बने। और अनंत पे कब बनती है? जबकि, हाँ गुड, जबकि बिम रखा हो फोकस के ऊपर। अगर बिम फोकस पे रखा होगा तो क्यों बनेगा? देखो, अगर दोबारा इसको देखो एक बार, अगर हमारे ये लिखते समय हमेशा F2 और F1 सही लिखना चाहिए, है ना। तो अगर मान लीजिए एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज कैसे बनेगी? कौन से वाले फोकस से गुजरेगा? और एक दूसरी हम अगर O से निकालें, ठीक है ना। तो इसका मतलब फोकस पे अगर हम रख दें किसी तरह से किसी भी बिम को, तो हमारे लिए वो बहुत कन्वीनियंट सिचुएशन होगी इस चीज़ को देखने के लिए। ये बात समझ में आई? इसी चीज़ का फ़ायदा हम दो चीज़ों में उठाएंगे, एक तो प्रिज्म में और एक सूक्ष्मदर्शी में। ठीक है, सबसे पहले प्रिज्म की बात करते हैं। ये सिद्धांत दोनों याद रहेंगे आपको? ये वाला नहीं समझा बेटा? अच्छा, अब हम लोग एक बार प्रिज्म देखें कि प्रिज्म होता क्या है। है लाए हो कोई? वेरी गुड। किसके पास है? दो, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया। तो अपन ने जो बनाया है अभी यही बनाने की कोशिश करी है, इसको इस तरह से दिखाने की कोशिश की है जो यहाँ पर रखा है। ये आने से तो बहुत सरल हो गया मेरा काम। मैं साफ थे कि आपको किरण अगर दिखाने की जरूरत पड़े तो क्या होगा? नहीं दिख सकती है ना, वही तो बात। अरे अगर हम फोकस डालेंगे कोई चीज़, सफ़ेद प्रकाश, उसके तो विभिन्न कलरों में दिख सकता है ना आपको। तो हमारा ये प्रिज्म होता है। इस प्रिज्म के लिए क्यों इसमें इतना पढ़ाया जाता है और क्यों इसके लिए हम इतना करते हैं, इसका मूल कारण ये है कि इस प्रिज्म के जो सरफेसेस हैं, उस सरफेस पे अलग अलग चीज़ कर कर हम अलग अलग तरह के प्रतिबिंब बना सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम, आपने सरल ये चीज़ पढ़ ली, अगर हम कहें कि इस वाली सरफेस को हमने चांदी लगा दी, यानी कि इसको हमने परावर्तन की बना दिया। मैं हमेशा कठिन सिचुएशन जरूर आपको बताता हूँ, क्योंकि कठिन सिचुएशन को पता होने से ही सरल चीज़ों को आप आराम से कर सकते हो। इसका मतलब क्या होगा, अगर हम इसको यूँ देखें तो हम लोगों ने यहाँ पर इसको समतल दर्पण बना दिया, यहाँ हमने इसको समतल दर्पण बना दिया। अब इसका उपयोग हम बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं। अगर हमने समतल दर्पण बना दिया तो इसका उपयोग हम कर सकते हैं, कल जैसे हम लोगों ने बात शुरू की थी कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो यानी कि इसका हम कुछ इस तरह से एंगल सेट कर सकते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए। और कोई लाइट हम जो डाल रहे हैं उसको हम आगे ना जाने दें। जैसे कि युद्ध के अंदर जितनी भी तोप, बंदूकें, स्टेन गन जितनी भी होती हैं, उन सब के अंदर एक छोटा प्रिज्म जरूर लगा होता है। वो इसलिए लगा होता है जिससे कि हम केवल उसके अंदर हम एक चांदी लगा देते हैं एक तरफ, तो उसका प्रकाश जो आपके पीछे है, यानी कि जहां आप अपने यंत्र के पीछे काम कर रहे हैं वहां तो प्रकाश आएगा, लेकिन सामने से अगर कोई देखेगा तो उसको लगेगा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे अंधेरा है। तो इसका सबसे बड़ा उपयोग प्रिज्म का उस स्थान पर करते हैं। वैसे प्रिज्म को बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है,
उदाहरण के लिए बताने के लिए कि आपको एक सफ़ेद अगर किरण आ रही है तो बहुत सारी किरणों में क्यों बदल जाती है ना। ये सब चीज़ें तो बताने के लिए सिद्धांत हैं, लेकिन उन सिद्धांतों का उपयोग कैसे किया जाता है वो बेसिकली इसका हम करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, जिससे कि विभिन्न चीज़ों को बना सकें। ये अपने मन में हमेशा याद रखना कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सबसे बड़ा उपयोग प्रिज्म के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर दो तीन चीज़ें देखने की हैं कि इसको हम कहते हैं प्रिज्म का कोण। इसको प्रिज्म का कोण कहा जाता है। अब प्रिज्म, अभी तो हम लोग जितने भी स्कूल में पढ़ते हैं, जब भी दिखाते हैं तो हमें हमेशा तीनों साइड बराबर दिखाते हैं। प्रिज्म जरूरी नहीं है कि तीनों साइड बराबर वाला ही हो, ये भी अपने मन में ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी प्रिज्म आ जाता है जिसका कि ऊपर का कोण केवल 30 डिग्री है। इसका मतलब वो कैसा प्रिज्म दिख रहा होगा हमको? अगर तीनों बराबर होंगे तो नेचुरली 60 होगा, तो 30 डिग्री का भी आ सकता है। तो अपने को एग्जाम के लिए चीज़ ध्यान रखनी है कि चाहे वो 30 डिग्री हो, चाहे 40, 45, 60 कुछ भी हो, लेकिन हमारे लिए सिद्धांत जो लागू होंगे वो हमेशा सेम रहेंगे। कोई ऐसे प्रिज्म को सोच सकता है जिसके अंदर कि इसका एंगल हम बढ़ाते 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 हम गए, इसको एंगल को हमने बना दिया 120 डिग्री। अब हमने इसको फिर एक और बढ़ाया, अब लिया है 160, और हम बिल्कुल इसके बराबर लिया है, तो क्या ये प्रिज्म रहेगा? क्यों? हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, त्रिभुजाकार नहीं, वो तो एक कारण है ही, वो तो इसकी शेप है ही त्रिभुजाकार, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम इस पर्टिकुलर शेप को, यानी कि जो जैसे कोण ये समतल उसमें बदल गया, तो ये किस चीज के रूप में काम करेगा? समतल दर्पण के रूप में भी काम कर सकता है, अगर दोनों के बीच में जीरो डिस्टेंस ना हो के हम कोई चीज डाल दें, या उसके नीचे हम चांदी का लगा दें, तो वो एक समतल दर्पण के रूप में काम करेगा। इसको प्रिज्म के रूप में काम कराने के लिए इसके कम से कम दो जगह परावर्तन होने चाहिए एक ही हिस्से में। अब आप कहोगे कि अगर हम एक सिंपल बोले, यहां पे तो दो जगह होते हैं परावर्तन, तो फिर इसको क्यों नहीं कहते प्रिज्म? ठीक है ना, अब भाई बात समझ में। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिज्म के लिए दो कंडीशन की होनी आवश्यक हो गई। एक तो इसकी तीन भुजा होनी चाहिए, और कम से कम ऐसा कोण होना चाहिए जो कि कम से कम ऐसा कोण होना चाहिए जो कि नीचे अपने जो आधार है उसके दो बिंदुओं पर मिले, आधार के दो बिंदु मिले, अर्थात ये भी एक प्रिज्म है। 160 डिग्री तक पहुंच चुके तो भी ये प्रिज्म है। लेकिन हम सरलता के लिए, जिससे कि समझाने में आसान रहे और हम मुझे करने में सरलता रहे, तो किताबों में सरलता रहे, तो उसके लिए हम मान के चलते हैं कि एक ऐसा हम प्रिज्म ले रहे हैं जिसके तीनों कोण बराबर है, जिससे केवल सरलता है समझाने के लिए, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है इसका कि तीनों कोण बराबर वाला लें। इसको अगर हम यूं देखें, अब ये कोई भी कोण है, चाहे अभी 60 हो या नहीं हो, लेकिन अभी अपन चीज समझने के लिए बात कर रहे हैं। अगर एक किरण यहां पर आई तो विरल से, इसका मतलब क्या होगा? और फिर ये यहां पर समकोण हमने बना दिया समकोण, तो अभिलंब से दूर हटेगी। अब केवल इस चित्र को बनाने का अर्थ यह है कि अगर हम इस कोण को, यानी कि जो आपतन कोण है, इसको बढ़ाते जाएं, मान लो हमने यूं कर दिया अब इसको, तो इधर जाने वाली कहां होगी किरण? अब
वो इसके ऊपर से जाएगी। और ये क्या होगा, इसका सघन से विरल पे और दूर हो जाएगी, यानी इससे भी दूर हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? अब हम ये कि देख सकते हैं कि अगर हम इन रेखाओं को पीछे बढ़ाएं, जो आपतन किरण है और जो अपवर्तित किरण है, मान लो हम इसको पीछे बढ़ाते हैं, तो हमको ये दिखेगा कि हम जैसे जैसे इसको बढ़ाते जा रहे हैं, ये वाला कोण भी परिवर्तित होता जा रहा है। जो ये कोण अभी डिफाइन नहीं किया अपन ने, इसको अभी परिभाषित नहीं किया, परिभाषित करेंगे। अभी तो केवल ये बताना चाह रहा हूं मैं कि जैसे जैसे इस कोण को हम परिवर्तन करते हैं, वैसे ही वैसे ये वाला कोण भी परिवर्तित होता चला जा रहा है। और ये कोण क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए, कि ये बता रहा है कि यहां जो एक किरण घुसी है इसके अंदर, अपवर्तन के पश्चात वो पहले वाले कोण से कितनी ज्यादा मुड़ गई। मतलब अगर मान लीजिए किरण यहां घुसी, यहां गई और इधर चली गई, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो किरण आपतन किरण है, वो जब अपवर्तित किरण के रूप में आ जाती है बाहर, तो ये कितना मुड़ गई। यानी कि अगर मान लीजिए ये 15 डिग्री कोण है, मान लीजिए, तो क्या ये 15 डिग्री रहा या कुछ ज्यादा हो गया या कम हो गया? हाँ, जो भी है, देखिए तो पता नहीं है अभी अपने को, लेकिन ये ज्यादा या कम हो गया। इस चीज को निकालने के लिए हम इस कोण का माप लेते हैं और इसको कहते हैं विचलन कोण। मतलब इससे पता चल रहा है कि ये जो किरण आ रही थी, ये अपने रास्ते से कितनी विचलित हो गई है, कितनी अपने रास्ते से हट गई है। इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, बहुत सारे परीक्षण किए गए, और हमें यह पता चला कि अगर ये आपतन कोण है यहां पर, और ये विचलन कोण है, इस ग्राफ को समझने के लिए पहले एक चीज और मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए एक किरण बिल्कुल इसके पास आ गई, बिल्कुल इसके पास आ गई, तो यहां क्या होगा, सरल से विरल से और सघन की तरफ जा रही है, तो क्या होगा, अभिलंब के पास हो जाएगी। ये ज्यादा कोण है, इसका मतलब ये अभिलंब के और पास आ जाएगी, और जब ये यहां जाएगी तो वही सिद्धांत लगाना है अपने को, सघन से विरल की तरफ जा रही है तो दूर हट जाएगी। तो अगर हम इसको मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे, तो ये जो कोण है, ये देखिए आप, ये कोण और ये कोण परिवर्तन है ना कितना ज़्यादा है। ये तो 90 से भी ज़्यादा दिख रहा है, ये 90 से कम दिख रहा था। इसका मतलब ये है कि हम कोण बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन विचलन कोण जो है, हम आपतन कोण तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन विचलन कोण जरूरी नहीं है कि हम कोण बढ़ा रहे हैं तो विचलन कोण भी बढ़े। आपतन कोण के बढ़ाने से हमेशा विचलन कोण बढ़ रहा हो, ऐसा नहीं हो रहा है। एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में अभी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता लगाया गया है कि इसका हमेशा कर्व यूं होता है। अर्थात जो आपतन कोण जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, एक स्थिति ऐसी आती है जबकि विचलन कोण मिनिमम हो जाता है, और इसको कहते हैं, या डीएम कुछ भी कह सकते हो। और एक इस न्यूनतम विचलन कोण के बाद ये दोबारा बढ़ने लग जाता है।
इसकी थ्योरी है, थ्योरी बहुत लंबी है, लेकिन इसलिए अपन यहाँ नहीं करेंगे, अपने इस क्लास के लायक नहीं है कि एमएससी में पढ़ाई जाती है इसकी थ्योरी की ऐसा क्यों होता है। अपने को केवल ये पता होना चाहिए कि ऐसा होता है कि आपतन कोण जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं, पहले तो विचलन कोण कम होता जाता है, और जब वो न्यूनतम विचलन कोण पे पहुंच जाता है तो उसके बाद आपतन कोण बढ़ाने से विचलन कोण बढ़ता है। इसको हम लिख देते हैं क्योंकि ये काम में एग्जाम में बहुत बार ये ग्राफ आ जाता है, और ग्राफ आने पे पूछते हैं कि इस एक्सिस पर क्या है और इस एक्सिस पर क्या है। अगर हम मान लीजिए इस विचलन कोण को देखें, इस वाले विचलन कोण को, ये भी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लीजिए अपन ने ये विचलन कोण देखा, अब इससे अपन ने एक रेखा डाली तो क्या हुआ, 2। इसका मतलब 2 आपतन कोण के लिए समान विचलन कोण है, यानी कि आपतन कोण 2 ऐसे होंगे जिनके लिए कि विचलन कोण समान होगा। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्या यह संभव है कि 2 अलग अलग विचलन कोणों के लिए या एक विचलन कोण के लिए 2 अलग अलग आपतन कोण हो सकते हैं, या उल्टा 2 अलग अलग आपतन कोणों के लिए क्या एक ही विचलन कोण हो सकता है। ठीक है ना। तो अगर हम ये चीज याद रखेंगे तो हमको इससे पता रहेगा कि हाँ, किसी भी आपतन कोण के लिए सिवाय इस पॉइंट के, इस पॉइंट पर अब केवल एक ही आपतन कोण है, यानी कि ये वाला। अगर ये स्थिति आ गई कि अगर आपतन कोण हमारा विचलन कोण सबसे न्यूनतम हो गया, इसका मतलब यह भी हुआ कि जो हमारा आपतन कोण है वही हमारा अपवर्तन कोण भी हुआ। क्यों हुआ, इसको डायग्राम बना के देखते हैं, फिर देखते हैं। जब तक समझ में नहीं आएगा देखते जाएंगे। मिटा दो इन दोनों को। अब अपन लेते हैं इसका कि तीनों कोण बराबर हैं। मैं अभी क्लास में हूँ, बाद में बात करूँगा। अब क्या हमने लिया, जिसके अंदर तीनों कोण बराबर है। अब हमको वो स्थिति देखनी है जबकि ये आपतन कोण इस प्रकार की स्थिति में हो जबकि विचलन कोण न्यूनतम हो। ठीक है ना। वो केवल एक की वैल्यू के लिए आई होगा, उसके अंदर 2 आई नहीं हो सकते, वो केवल एक के लिए है, केवल एक वैल्यू पर ही हो सकता है ऐसा। और ये भी प्रयोग से पाया गया है, प्रयोग से। वैसे तो मैथमेटिकल भी होता है उसका आंसर, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ लिख लेना। वैसे 10th क्लास की मैथ्स है, कोई दिक्कत नहीं है।
कि जब आपतन कोण व अपवर्तन कोण बराबर होते हैं प्रिज्म में, तो प्रिज्म के भीतर किरण आधार के समानांतर होती है। ये अपन ने 10th में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं कि जब कभी अगर आधार के कोई भी लाइन अगर पैरेलल हो तो उसके समकोण से जो भी कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं। ये 10th का तीसरा चैप्टर है, 12th में है अपन, तो इसमें इसलिए मुझे पता है वो थोड़ा याद नहीं रहा होगा, लेकिन वो दोबारा याद दिलाने के लिए आपको ये बात बताइए केवल। है बेटे 11वीं में तो 4th होगा। शांत शांत शांत, ठीक है। चलो सिद्धांत समझना है, इंपॉर्टेंट बात है सिद्धांत की, कि वो तीसरे चैप्टर में या 8वें में से वो फर्क नहीं पड़ता, अपना सिद्धांत पता होना चाहिए कि ये कोई भी अगर रेखा इसके समानांतर होती है। और बताओ इसका क्या गुण होता था, अगर कोई रेखा समानांतर हो तो क्या प्रदर्शित करती थी? अगर कोई रेखा समानांतर है आधार के तो नहीं, आपतन में नहीं, मैथ्स। कोई बच्चा बताओ कि अगर ये समानांतर होगी आधार के तो क्या होगा? जो दोनों कटने वाले कोण हैं वो समान होंगे। ठीक है, कुछ तो याद, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, याद है। तो अब अपन अपने इसको यहाँ पर देखते हैं कि अगर हमने ये स्थिति ली जबकि आपतन कोण और अपवर्तित कोण बराबर हैं, तो हम कह रहे हैं कि ये रेखा समानांतर होगी। अब इस पर हम लंब बना दीजिए। ठीक है, अभी हमने जो सीखा है वही लिखा है यहाँ पर, अभी तक जो किया है। हमारा कोण ये वाला होगा I, और इसके ये होगा R1, इसको हम लिखते हैं R2, और फिर क्या होगा? और अगर कोई भी किरण समानांतर होगी, ये भी ध्यान रखना, ये दूसरा इसका सिद्धांत होता है प्रिज्म का, यदि किरण समानांतर है, क्या बेटा? डी, ये लो एक्स और वाई लिख देते हैं इसको। ठीक है, और इसका मान लीजिए हमारे पास अपवर्तनांक दे रखा है, इसका अपवर्तनांक कैसे लिखेंगे? अभी आपने जो सिद्धांत सीखा उसे कैसे लिखते हैं अपवर्तनांक? म्यू, ये है ग्लास, और ये यहां पर है ठीक है। यहां इनमें इन चीजों में जो अपन ने लिखा है किसी को समझ में नहीं आया तो बताएं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हमको बेसिकली क्या निकालना है? हमको निकालना है कि
ए म्यू जी क्या होगा, निकालना है ना अभी निकाल के देखेंगे सारा अपन, और इसको सरल से सरल रास्ते से कैसे निकाला जा सकता है ये अपने को देखना है। ठीक है, अब सबसे पहले आप देखो एक्स ओ वाई, त्रिभुज एक्स इसका अर्थ समझ में आया। यदि किरण समानांतर होगी आधार के तो उसे रिट्रेस कर सकते हैं, इसका मतलब समझाया क्या हुआ, कोई बच्चा बताएगा। यदि किरण आधार के समानांतर होगी तो उसे रिट्रेस कर, यानी कि उसी रास्ते पे दोबारा जा सकते हैं। अगर ये समानांतर है तो अगर हम इधर से देखना चाहें यों करके, इधर किरण यों यों और तो इधर ही जाएगी। ये केवल एक ही कंडीशन में होगा जबकि ये समानांतर होगी, और समानांतर कब होगी, जबकि हमारा ये विचलन कोण न्यूनतम होगा। ठीक है, विचलन कोण न्यूनतम होगा। अब हम इसका देखते हैं इसका डेरिवेशन कैसे होता है। इसको बहुत ध्यान से देखना और बहुत सरल तरीके से अपन करेंगे, जो किताबों में उससे बहुत ही सरल। हम लोगों को पता लगाना है कि ए म्यू जी क्या होता है, और ए म्यू जी क्या होगा वैसे, साइन आई यानी कि अपने पास अगर आई और आर वन की वैल्यू ऐसी आ जाए जो कि इस प्रिज्म से संबंधित हो तो हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो अब हम अगर इसको देखें त्रिभुज एक्स वाई ओ को, त्रिभुज एक्स वाई ओ, एक्स वाई ओ, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल XOY इज इक्वल टू, ठीक है। और अगर हम अब इसके अंदर देखें AXOY में, AXOY क्या कहलाता है, केवल चतुर्भुज। कोई अभी कुछ इस बारे में पता लगेगा अपने आप, अपन चाहते हैं अपने आप पता लगे कि हो क्या रहा है, AXOY। अब AXOY इसके अंदर क्या खासियत है, कोण A, कोण A प्लस एंगल AXOY यानी कि XOY ये क्या होगा, क्यों, चतुर्भुज का 360 होता है योग, फिर ये 180 कैसे हुआ, बिल्कुल सही। ये जो दोनों कोण हैं ठीक है ना, ये दोनों 90 है। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई, एक ये एक और ये दूसरी। अगर हम एक में से दो घटा दें तो एक में से दो घटाने पर, एक में से दो घटा दीजिए तो क्या बचेगा, कोण R1 प्लस R2 इक्वल टू, अब इसको एंगल हर बराबर लिखने की जगह अपन यूं भी लिख सकते हैं। ये सब समझ में आ गया किसी को,
और यहाँ विचलन कोण क्या होगा? विचलन कोण निकाल के बताओ बेटा, कौन बताएगा? यहाँ पे विचलन कोण डेल्टा है मान लीजिए, तो क्या होगा? ये अंतः कोण क्या होगा? हाँ, 90 माइनस R1 बेटे। ये वाला 90 डिग्री कोण है ना, ये वाला, तो ये क्या हुआ? अब बताओ, दोबारा सोचो, अब क्या होगा? कौन सा कोण किसके बराबर है? हमने देखा ये वाली किरण तो यूँ चली जा रही है, सीधी सीधी जा रही है ना, तो इस त्रिभुज में अपने को ये कोण निकालना है। कौन सा 90 है? ये ना, ये है, तो ये भी तो 90 डिग्री है कोण। अभी बताओ कितना आएगा? ये है, इधर ये है, डेल्टा इन दोनों कोणों का योग है। अब बताओ क्या होगा? अगर ये अगर 90 हुआ फिर तो बात ही कुछ और हो जाती, लेकिन दोनों मिला के 90 है क्या? हाँ बोलो। I माइनस R1 प्लस प्लस यही होगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? बाह्य कोण दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो अपने पास एक तो इक्वेशन ये आ गई थी, और ये इक्वेशन आ गई ये। अब हमने अपने को ये देखना है कि जो हमने देखा था कि समानांतर, हमने इसको रखा समानांतर। समानांतर होने के कारण क्या क्या चीजें होंगी इसके साथ? एक्स वाई, चूंकि बी सी के समानांतर है, क्या होगा? इसलिए I बराबर तो E होगा, R1 बराबर, और A क्या होगा? ठीक है, तो इससे R क्या आ गया? अब हम डेल्टा को देखें, मिनिमम है, क्योंकि डेल्टा मिनिमम होगा समानांतर होने पर। तो अगर हम इसको डेल्टा M कहें प्लस E 2, अभी तो पहले ये देखो ना, I प्लस E क्या हो जाएगा? I और E बराबर हो जाएंगे ना दोनों बेटा। अच्छा, ये वहाँ बैठा है कि मैं उसको वहाँ देख रहा हूँ बार बार। तो अगर ये एक ज़्यादा लिख लेते हैं पहले, एक ए आई प्लस ई माइनस 2R, आई इज इक्वल टू ई है, तो आई रख लीजिए, 2E भी रख सकते हैं। इज इक्वल टू तो एंगल आर क्या हुआ? बताओ कौन बताएगा? ये 2I माइनस 2R है, 2I माइनस 2R। अब बताओ 2R को क्या लिख सकते हैं? 2R को क्या लिख सकते हैं? 2I माइनस, इससे I क्या हो गया? I क्या होगा? 2I, 2I इज इक्वल टू डेल्टा M प्लस A, और I क्या होगा? डेल्टा M
प्लस ए बटा 2। ये समझ में आया या नहीं आया? पक्का? तो इसका म्यू कितना होगा कांच का? इसलिए कांच का म्यू कितना होगा? साइन आई अपॉन साइन आर। जबकि डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम है। साइन आई अपने निकाला, क्या निकाला? साइन आई ये है तो क्या हो गया? साइन डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन साइन आर। साइन आर क्या निकाला? ए बाई 2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको इसके अंदर विचलन कोण पता लगा लें, केवल विचलन कोण पता लगाना है, अगर इसका विचलन कोण पता लग जाए तो हम ये पता लगा सकते हैं कि इसका कितना अपवर्तनांक है। ये बात समझ में आई? क्या बात बोली मैंने? बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है। केवल विचलन कोण पता लगाकर, न्यूनतम विचलन कोण पता लगाकर हम अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। क्योंकि कोई भी अगर प्रिज्म है तो उसका जो प्रिज्म का एंगल ए है, ये तो हमेशा कांस्टेंट है, तो पता ही है, अपने को नाप रखा है अपन, और तीनों भुजा बराबर वाला लिया तो 60 है, अपने को पता ही है। अपने को केवल निकालना है डेल्टा एम, यानी कि वो स्थिति निकालनी है जबकि वो बराबर हो। बराबर कब हो सकता है? जबकि हम इधर 2 पिने लगा के देखें और इधर 2 पिने लगा के देखें, इस तरह से सेट करें कि दोनों इसके लाइन में ही दिख रही हो। करा ना एक्सपेरिमेंट? ये तो 11th का एक्सपेरिमेंट था। इलेवेंथ का होता है बेटा। आपको याद होगा कि अब इसको यहाँ पे रखते हैं ऐसे, बच्चों की बहुत ही मतलब पढ़ाई का बहुत हानि करते हैं स्कूलों में। हाँ, पर मैं बताऊंगा, अब इसको पूरा बताऊंगा करके कैसे होता है। ये समझ में आ गया? अब ये बताओ कि अगर ये कोण बहुत छोटे हों, कोण अगर बहुत छोटे हों तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए, गलती, ए नहीं, म्यू जी ए। ठीक है? अगर हम इसको काट दें तो क्या बचेगा? डेल्टा एम प्लस ए। अगर हम इसको ये लिख दें तो 1 प्लस लिख सकते हैं। अगर हम इसको दूसरे रूप में भी लिखना चाहें तो, डेल्टा एम क्यू रूप में लिखना चाहें तो हम यूँ भी लिख सकते हैं, इसको इधर ले जाएं, म्यू जी ए माइनस 1 इज इक्वल टू डेल्टा एम बटा ए, या डेल्टा एम इज इक्वल टू म्यू जी ए माइनस 1 इंटू
ये बात समझ में आई? अब ये बताओ कि हम लोगों ने, ये हम सब जानते हैं कि जब भी किसी प्रिज्म से सफेद प्रकाश, सफेद किसे कहते हैं? सूरज की किरणों। अब ये बताओ कि क्यों? नहीं, अपवर्तन तो है ही, ये थोड़ी है कि अपवर्तन नहीं हो रहा है, ये तो पता ही, सबको पता है कि अपवर्तन हो रहा है। ये वायलेट होता है और ये लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? और जब इसको पहली बार वैज्ञानिकों ने किया तो उनको लगा कि ऐसा तो नहीं है कि प्रिज्म का गुण हो, कांच के कारण हो रहा हो। और इसमें करीब करीब 30 से 40 साल लगे कि इस बात को सिद्ध करने में। उस जमाने में आप सोचो कितना कठिन काम था, जब न्यूटन ने सिद्धांत निकाले थे छोटे से, जो आज हमको बहुत छोटे लगते हैं, इस पर लेकिन साइंस आज पूरी आधारित है। उसका कितना ज़्यादा दिमाग होगा कि उसने उन चीज़ों को सोच लिया उस समय। सोचे ना, आज उसके बाद के वैज्ञानिकों ने तो उन चीज़ों को आगे बढ़ाया है। या उसके बाद आके केवल आइंस्टीन का दिमाग हुआ, जिसने केवल बिना किसी एक्सपेरिमेंट के लिख दिया E=mc²। ये तो अब हमने जाके प्रूव किया है, उसको कितनी कोशिश कर ली, गलत प्रूव करने की कोई नहीं कर पाया। केवल 2 वैज्ञानिक हुए हैं अभी तक जिन्होंने की ओरिजिनल चीज़ करी है, न्यूटन या मर गए मतलब सुनो, इनकी एक बहुत बड़ी खासियत है। आप सोच सकते हैं कि उन्होंने कैसे पता लगाया होगा? उस जमाने भी गहने पहनते थे सोने के। उस जमाने में उन्होंने पता लगा लिया कि एक ये मिट्टी की जैसी चीज़ है, इसको अगर पिघलाएंगे तो इसमें से सोना निकल सकता है। केमिस्ट्री का कुछ ज्ञान नहीं था उनको, लेकिन ये समझ में आ गया था कि अगर ये यहाँ पर पड़ा हुआ बहुत सारा जस्ता है तो उसके अंदर से हम उसको गर्म करेंगे या ऐसे गर्म करें कि उसका जस्ता बाहर निकल जाए और सारी अशुद्धि अंदर रह जाए। आप लोग में से कोई उदयपुर गया है कभी? जावर माइंस देखी? जावर माइंस देखना, जावर माइंस में आप एक चीज़ देखो, बहुत ताज्जुब की है। ये इन्होंने किया था 2800 साल पहले। उसमें क्या बनाया उन्होंने? इन्होंने इस तरह के बनाए, ये कोन टाइप बनाए, मिट्टी के कोन। और अभी तक भी हैं वहाँ रखे हुए सारे जावर माइंस में, काफ़ी रखे हुए हैं, मतलब करीब 2-3 हज़ार रखे हैं। इसके अंदर इन्होंने ये इंतजाम लगाया, इन्होंने सोचा कि अगर हम इसको गर्म करेंगे तो जो अशुद्धि है वो भी साथ साथ बाहर आ जाएगी। उसको अलग कैसे करें? उस समय तो अलग करने का तरीका था नहीं। तो उन्होंने ये हिसाब लगाया कि अगर इसका लेवल हम ऐसे रखें कि जहाँ से मोल्टन होके गिरे इसके ऊपर यहाँ से प्रेशर हो, यानी कि एक यहाँ छेद रखा छोटा सा। आप सोचिए उस जमाने की बात, जबकि साइंस के कोई सिद्धांत नहीं पता थे उनको, और इसलिए मानव सबसे अलग होता चला गया। इसके नीचे जो है वो तो बचा अपशिष्ट, और यहां से जस्ता होके बाहर निकल गया। मैं वो केवल इसलिए बीच में ऐसी चीज आपको बता रहा हूं कि उस जमाने के साइंटिस्ट जिनको कि कोई भी आइडिया नहीं था साइंस के प्रिंसिपल्स का, उन्होंने उस समय भी कितना एग्जैक्ट निकाल लिया था कि पृथ्वी गोल है। उनके पास तो ऐसा था नहीं, अंतरिक्ष में जाके देख सकते, अब तो कभी भी कोई भी देख सकता है, रॉकेट से गए अंतरिक्षयान में देखा, हाँ भाई पृथ्वी गोल है। लेकिन उन्होंने उस समय पता लगा लिया कि पृथ्वी गोल है। एक ही आश्चर्यजनक चीज़ है, बहुत आश्चर्यजनक। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जब लोगों ने इस प्रिज्म का सिद्धांत ढूंढा, उस समय उन्होंने सोचा नहीं था कि इस प्रिज्म का आगे जाकर हर चीज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। आज इस प्रिज्म के सिद्धांत का कम से कम 10,000 ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में रोज़ यूज़ हो रही हैं। √1 यूज़ होने वाली जो चीज़ें जो कि प्रिज्म के सिद्धांत पर बनी हुई हैं सारी सारी, और इसलिए ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आप ये बताइए कि ये ऊपर R दिखता है और ये V, इससे क्या सिद्ध होता है? किसकी वेवलेंथ क्या है? अपन जानते हैं V = न्यू लैम्डा
अगर मान लीजिए लैम्डा, क्या बोला बेटे, तरंग दैर्ध्य किसका ज़्यादा क्यों होगा, अभी देखो ज़रा। अगर ये वी आर है तो ये लिखो, अगर ये वी है, ये क्या होगा, लैम्डा वी। आपको याद है कि जब हम लोगों ने म्यू निकालते हैं तो म्यू के अंदर क्या फार्मूला लगाते हैं, म्यू क्या होता है, म्यू बोलो जल्दी बोलो, म्यू का डेफिनेशन मत भूलो, पहले मूल डेफिनेशन ऑफ म्यू, सी अपॉन वी। यस यस, इससे कुछ समझ रहे हो आप, क्या हो सकता है अगर हम v की वैल्यू रखें यहां पर तो क्या होगा, म्यू आर निकालना चाहे तो क्या होगा, सी म्यू लैम्डा आर, और म्यू वायलेट क्या होगा, लैम्डा वायलेट। तो ये अब ये बताओ आप कि जिसकी भी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा, और जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसका विचलन क्यों, बोलो जल्दी बोलो, इतने होशियार तो आप लोग सब जानते हैं सब चीजों को, इसका विचलन क्यों ज्यादा होगा। अपनों को ये तो लग रहा है यहां पे देखकर कि म्यू आर है बेटे, जबकि म्यू तो यहां पे एक ही है। मैं ये चीज आपसे निकलवाना चाह रहा था कि यहां पे तो हमने कहा था कांच का म्यू तो एक ही है, तो ये अलग अलग किरणों के लिए अलग अलग क्यों हो रहा है, वेग अलग अलग है ना, इसका वेग अलग अलग है। और हमको ये पता है कि लैम्डा आर सबसे ज्यादा होता है, लैम्डा आर बड़ा होता है लैम्डा, और इसीलिए हम इसको हर चीज के अंदर लाल यूज करते हैं, चाहे रेड लाइट हो, चाहे ट्रेन को रोकने वाली बत्ती हो लाल, चाहे कुछ भी करना हो, लाल एक ऐसा रंग होता है जो कि आंखों में हमेशा जल्दी पहुंचता है, लाल रंग। और इसीलिए जब ये बनता है तो ये रेड होता है और ये वायलेट होता है। याद है क्या होता है इसका पूरी फुल फॉर्म, वेबग्योर, ठीक है ना। तो ये प्रिज्म का बेसिक सिद्धांत है। अब इसके अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, केवल एक क्वेश्चन, बहुत छोटा सा। लिखो क्वेश्चन लिखो, प्रकाश की एक किरण प्रिज्म की एक सतह पर, प्रकाश की एक किरण प्रिज्म की एक सतह पर 90 डिग्री कोण पर गिरती है, 90 डिग्री कोण पर गिरती है। प्रिज्म का अपवर्तनांक 1.45 है, 1.45 है, फुल स्टॉप। जब प्रिज्म को एक द्रव में डुबोया जाता है, जब प्रिज्म को एक द्रव में डुबोया जाता है तो अपवर्तित किरण दूसरी सतह से छूती हुई निकल जाती है। उस द्रव का अपवर्तनांक क्या है। इस साल के एम्स का क्वेश्चन है ये। उस द्रव का अपवर्तनांक क्या है, मतलब हमें क्या निकालना है, हाँ हमें निकालना है म्यू एल विद रेस्पेक्ट टू ए, और दिया हुआ क्या है, म्यू जी
इसका डायग्राम पहले बनाने की कोशिश करो, डायग्राम सही बन जाएगा तो मैं डायग्राम यहाँ बना दूंगा, उसके बाद उसको सॉल्व करने की दोबारा कोशिश करनी पड़ेगी आपको। और कुल मैं बता देता हूँ क्वेश्चन 2 लाइन का है, डायग्राम अगर सही बन गया तो केवल 2 लाइन का ये क्वेश्चन है, ओनली 2 स्टेप्स। क्वेश्चन ध्यान से देखो, प्रकाश की एक किरण प्रिज्म की सतह पर 90 डिग्री कोण पर गिरती है और प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। चित्र सही बनाना और 2 सिद्धांत यूज करना कि अगर 90 डिग्री पे कोई किरण गिरती है तो आई ज़ीरो होगा, तो आर क्या होगा, जब आई ज़ीरो होगा तो आर भी, हाँ ये सिद्धांत यूज करना है। सबसे पहले इस स्थिति का फायदा उठाओ, यहाँ ये जा रही है किरण, इसको टच करती हुई जा रही है, बाहर नहीं निकल पाई, इसका मतलब जो इसका आपतन कोण होगा वो क्या होगा, अगर किरण अपवर्तन होने की जगह केवल इसको टच होके जा रही है, क्रांतिक कोण, इसका जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण होगा। ये मैं आपको हिंट लिख देता हूं इसके नीचे।
क्योंकि आपतन कोण इससे जैसे ही थोड़ा बड़ा होगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। अब ये दोनों हिंट, सब हिंट लिख दिए मैंने इसके अंदर। हल्का सा बस सोचने की जरूरत है, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं। अब मैंने काफ़ी हिंट्स आपको लिख दिए इसमें। अब देखो इसी जगह पॉइंट डी से शुरू करो कि पॉइंट, हमें पता है पॉइंट डी की क्वालिटी कि अगर ये टच हो रहा है इसका मतलब है इसका आपतन कोण क्रांतिक कोण है, और आपतन कोण क्रांतिक कोण है इसका मतलब क्या हो, 1/sin क्रांतिक कोण क्या होता है, किसके बराबर, अपवर्तनांक के बराबर। तो किसके अपवर्तनांक के बराबर होगा, इसके और इसके बीच के। अब सोचो क्या होगा, इसके चारों तरफ तो लिक्विड भरा है, हमने डुबो रखा है ना इसको द्रव में, इसको द्रव में डुबो रखा है। तो यहां पर जो हम निकालेंगे म्यू क्या होगा, म्यू ग्लास लिक्विड। अब तो बहुत सारी चीजें बता दी, म्यू ग्लास और लिक्विड, क्योंकि इसको हमने पूरे प्रिज्म को एक द्रव में डुबो दिया है। तो यहां पर तो क्या है, ग्लास और द्रव है, क्रांतिक कोण हमको पता है। तो इसका आप शुरू यह कर सकते हो लिखकर क्वेश्चन को, म्यू जी एल इज इक्वल टू 1/sin आई क्या है 60 डिग्री क्यों है, कोई बताइए 60 डिग्री क्यों है। नहीं 60 डिग्री कैसे आया, ये प्रिज्म का कोण ये थोड़ी है, प्रिज्म का कोण ये नहीं है बेटा। यहां देखो इस वाले त्रिभुज को देखो, ए डी ई, ये 60 है, ये 90 है, तो ये 30 हो गया, और ये अपने को पता है 90 फिर है, 30 ये है, तो 60 ये हो जाएगा, ये हो गया ना कोण। अब बताओ 1/sin 60, 1/sin 60 क्या होता है, टू बाई, इसका मतलब कितना हो गया, 2/1 कितना होगा, इसकी वैल्यू निकाल के बताओ जल्दी से, ये याद होना चाहिए हमेशा, क्योंकि पूरी मैथ्स में आप लोगों ने यूज किया होगा इसको। 1/√3 क्या होता है, 1/√3, तो इसका कितना मतलब कितना हुआ, 1.155। ये हमेशा याद रहनी चाहिए वैल्यूज। गणित पढ़ने वाले बच्चों को पता होना चाहिए कि अगर 1/√3 है तो क्या होता है, 2/√3 है तो क्या होता है, 3/√3 है तो क्या होता है, 3 तक आना चाहिए। ये √3 की वैल्यू 3 तक आनी चाहिए। हम लोगों को तो इसका पढ़ा सिखाया जाता था, आप लोग पढ़ा मत सीखो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 1/√3 क्या होता है, 2/√3 क्या होता है, 3/√3 क्या होता है, बस इतने आना चाहिए। 3 भी चीज़ें अगर आ जाएंगी आपको तो बहुत अच्छी बात है। अब अपन ने ये निकाल दिया, अब निकालो लिक्विड का अपवर्तनांक। यहां तक तो मैंने पहुंचा दी गाड़ी आपकी, अब इसको एक स्टेप आगे आपको लिखना है, केवल एक स्टेप। अपने को ये सब चीजें पता चल गई कि म्यू जी एल ये है 1 इसका फायदा उठा के हमने पता लगा लिया, और अपने को निकालना क्या है, म्यू एल ए। अब सोचो कितना बड़ा हिंट है इसके अंदर, इसके अंदर एक हिंट है, लिक्विड का एयर के संदर्भ में, लिक्विड का एयर के संदर्भ में क्या लिख सकते हैं अपन, इसको क्या लिख सकते हैं, पहले यूं सोचो मन में, अपन इसको लिख सकते हैं, अगर एब्सोल्यूट टर्म में लिखें तो ग्लास का अपवर्तनांक लिक्विड के अपवर्तनांक के संदर्भ में, सापेक्ष में। और इसको हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, अब बताओ, ये तो निकाल लिया हमने, अब बताओ अब कितना आएगा, बताओ कितना हुआ। अब आपने को पता चल गया ना कि ए म्यू जी और अपॉन में ए म्यू एल है, और ए म्यू जी अपने को पता ही है 1.45, और ये हमको पता है 1.155 अपॉन
ए म्यू एल, इसलिए ए म्यू एल कितना हुआ, $1.25। तो इसके अंदर कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी। क्या सिद्धांत यूज करना था हमको, ध्यान से देखो कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं जिसके अंदर की कोई किरण किसी भी सतह को छूकर निकलती आ रही है, तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि हमको प्रश्न उसी बिंदु से स्टार्ट करना है। कोई और कुछ भी मत करो, सबसे पहले इस बिंदु का फायदा उठाओ जहां पे उसने लिख दिया कि ये छू कर जा रही है। क्यों? क्योंकि हमको पता चल जाता है कि उसका जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण के बराबर है। इसलिए प्रिज्म का कोई भी क्वेश्चन आए उसमें सबसे पहले, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करते हैं वही इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें बार बार बताता हूं। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात क्या थी यहां पर, कि हमको पता चल गया था क्रांतिक कोण ये है, और हमें क्रांतिक कोण का मतलब हमें पता था कि ये 1/sin60 इज इक्वल टू ग्लास का अपवर्तनांक इस लिक्विड के अपवर्तनांक के रेफरेंस में। ठीक है, जैसे हमने इसकी सापेक्ष में निकाला हम पता चला है तो 1.15 तो ये था, इससे हम डायरेक्ट इसको भाग दे दिया। इसका मतलब मूल बिंदु इसके अंदर ये छिपा हुआ था कि हमको क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करना है। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा इसको नहीं समझ में आया हो? इस तरह के क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए केवल दो बातें याद रखो। एक तो उस जगह से स्टार्ट करो जहां की हमको ये पता हो कि सरफेस छू के जा रही है, तो वहां से क्रांतिक कोण का हमको पता लग गया। और नंबर 2, हमको ये पता होना चाहिए कि जब यहाँ लिख लिया, हम लिखेंगे ना क्या क्या चीज चाहिए हमको, तो हमको यहाँ देख लेना चाहिए था यार, यहाँ ए म्यू एल और ए म्यू जी, और हमको निकलवा रहा है ये जी एल। जी एल हमको पता चल रहा है साफ साफ, म्यू जी एल तो पता लग रहा है क्योंकि यहाँ इस वाले जगह पता लग गया हमको म्यू जी एल। हमने जैसे यहाँ पे म्यू जी एल पता लगाया तो हमको पता चलना चाहिए था कि ग्लास का म्यू लिक्विड के रेफरेंस में, सापेक्ष में, और जैसे हमें ये बिंदु पता चल जाता तो हम यहाँ पे लिख लेते अच्छा ये बात है, इसका मतलब ग्लास का लिक्विड के सापेक्ष में, दोनों का एयर के विरुद्ध। ये हमको दे ही रखा था, उसका डायरेक्ट आंसर आया। एम्स के अंदर क्वेश्चन था इस बार का।